वेलकम टू आइडियल एस्ट्रो। नवमांश चार्ट के थ्रू अपनी मैरिड लाइफ को कैसे जज करें। वैसे तो आप नवमांश चार्ट को हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए जरूर देखें, बट आज हम बात कर रहे हैं मैरिड लाइफ की। तो जब मैरिज को चेक करना है, मैरिड लाइफ को चेक करना है थ्रू D9 नवमांश के थ्रू, तो कुछ समय के लिए आप लगन चार्ट को भूल जाएं, सिर्फ कुछ समय के लिए। नवमांश चार्ट का जो लगन होता है वो आपको ओवरऑल स्ट्रेंथ बताता है मैरिज की। आपके व्यक्तित्व में क्या चेंज आएगा आफ्टर मैरिज, आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आएगा आफ्टर मैरिज, या फिर एक मैच्योरिटी एज अटेन करने के बाद, वो भी हम D9 के लगन से देखते हैं। आते हैं फर्स्ट हाउस आपका बताएगा ओवरऑल मैरिज की स्ट्रेंथ कैसे रहने वाली है, आपका एटीट्यूड कैसा रहने वाला है। मैरिड लाइफ के अंदर जो भी ओवरऑल जितना स्ट्रांग लगन होगा उतनी अच्छी मैरिड लाइफ होगी। सेकेंड हाउस बताएगा आपके रिलेशनशिप का बॉन्ड कैसा रहने वाला है, आप कितने धनी रहने वाले हैं इस मैरिज में। ये आपको दूसरा घर बताता है D9 का। धनी रिलेशनशिप में, अभी हम वेल्थ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैरिज पे हमारा कंसंट्रेशन है, D9 को सेपरेटली देख रहे हैं। थर्ड हाउस बताएगा आपके एफर्ट्स, आपको रिलेशनशिप में कितने एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, ये आपको थर्ड हाउस बताएगा। कितनी करेज, कितना आपके एक्सप्रेसिवनेस कितनी है मैरिज में, ये भी थर्ड हाउस बताएगा। मान लीजिए कोई मेलिफिक है थर्ड हाउस में, तो बहुत बुरा नहीं है, बट आपकी एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। अगर शनि थर्ड हाउस में आ जाए तो आप मान लें कि आपको लगभग 6-7 साल तो शादी में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। फोर्थ हाउस बताता है आपके कंफर्ट्स इन मैरिज, आप कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं मैरिज में, कितना सुख मिल रहा है आपको इस रिलेशनशिप से, ये चौथा घर बताता है। कितने सुखी हैं आप, फोर्थ हाउस। पांचवा घर बताएगा आपकी इंटेलिजेंस, मैरिज में आपकी लाइवलीनेस, आपकी इन्वॉल्वमेंट, स्पार्क, रोमांस, ये सब पांचवा घर बताता है। आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आपका ब्रेन क्या सोचता है, आपकी बुद्धि क्या सोचती है, पांचवा घर। छठा घर बताएगा आपके कॉन्फ्लिक्ट्स। आप सब कॉन्फ्लिक्ट्स के नाम से छठा घर चेक करेंगे अपना अपना। कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, सिक्स्थ हाउस बताएगा, और वो क्या सेटल होंगे ये सिक्स्थ का लॉर्ड बता देगा D9 में। तो सिक्स्थ हाउस से आप आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, विचार भेद, डिफरेंस इन ओपिनियन सब छठे घर से देखें। सातवां घर बताएगा ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ योर स्पाउस, वो कैसे रहने वाले हैं, वो दिखने में कैसे होंगे, बातचीत में कैसे होंगे, नेचर में कैसे होंगे, कैरेक्टर में कैसे होंगे, सब सेवेंथ हाउस बताएगा। एट्थ हाउस बताएगा आपकी लॉन्जिविटी, आपकी नहीं, रिलेशनशिप की। इस रिलेशनशिप में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना लंबा चलेगा ये रिलेशन। एट्थ हाउस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी एट्थ हाउस ही बताता है। नाइन्थ हाउस बताएगा आपका भाग्य, लक और फॉर्च्यून आफ्टर मैरिज। आपके प्रिंसिपल्स, आपका धर्म, धर्म मतलब रिलीजन नहीं, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं इस मैरिज में, क्या प्रिंसिपल से आप इस मैरिड लाइफ को चला रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को चला रहे हैं, नाइन्थ हाउस बताएगा। टेंथ हाउस बताएगा आपका स्टेटस इन पब्लिक, आपके रिलेशनशिप को किस तरीके से देखा जाता है, ये आपका टेंथ हाउस बताता है। बहुत से कपल्स हैं जो घर में बहुत अच्छी नहीं बनती है, झगड़ा होता है, हो सकता है अलग अलग रहते हों, बहुत ज्यादा इंडल्ज ना होते एक दूसरे में, बट पब्लिक में उनकी इमेज बहुत ही अच्छी है। 10वां घर। आपकी ड्यूटीज क्या हैं इस रिलेशनशिप में, ये मैरिज आपसे क्या ड्यूटीज एक्सपेक्ट कर रही है, ये भी 10th हाउस बताता है। 11वां घर बताएगा आपके स्पाउस की डिजायर्स, क्या वो फुलफिल होंगी। 11वां घर। आपके फ्रेंड सर्कल की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। फिर से मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया, एक कपल मेरे पास आए और उनके बीच में झगड़े का रीजन था कि उनके जो फ्रेंड्स थे वो उन्हें आजकल है ना, वो नाइट आउट्स के लिए फोर्स किया करते थे,
और दोनों में से एक इंटरेस्टेड था कपल, एक नहीं, बट फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आके उन्हें जाना है। 11वां घर। 12वां घर बताएगा आपका लॉस, सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस। क्या आप लोग अलग होंगे? आपके स्पाउस आपके लिए कितना महंगा गिफ्ट लेके आ रहे हैं? 12वां घर। आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी है अपने स्पाउस के साथ? बेड प्लेजर्स, ये भी 12वां घर बताता है। तो जब हमें अब 12 हाउसेस के सिग्निफिकेशंस का एक अच्छा ज्ञान हो गया, अब हम एक एग्जाम्पल चार्ट से इसको अप्लाई करके देखते हैं कि इसमें से रिजल्ट कैसे इंटरप्रिटेट किया जा सकता है, प्रिडिक्शन कैसे करें। चलिए, एग्जाम्पल चार्ट जो हमने लिया है, इसमें हम हाउस वाइज समझेंगे कि हम मैरिड लाइफ को कैसे रीड कर सकते हैं। ये D9 चार्ट इस कुंडली का हम रीड करेंगे। सैजिटेरियस लग्न नवमांश के लग्न में राइज कर रहा है। धनु राशि नवमांश में राइज कर रही है, फायरी राशि है। सूर्य और केतु ऑलरेडी नवमांश के लग्न में प्लेस्ड हैं। तो जो नेटिव, ये एक फीमेल चार्ट है, जो नेटिव है वो इंस्पायरिंग है अपने स्पाउस की डिसीजंस मेकिंग में, उन्हें इंस्पायर करती हैं, उन्हें हेल्प करती हैं, जिससे उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में भी गेन्स मिलते हैं। बट कहीं ना कहीं हाई प्रिंसिपल्स और हाई मोरल्स के साथ ही रिलेशन को चलाती हैं। अपने रिलेशनशिप में प्रिंसिपल्स और मोरल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये रेडी नहीं है, जिस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी लैक करती है। फायरी राशि और फायरी प्लैनेट से एग्रेशन भी थोड़ा सा स्पाउस की तरफ हायर एंड पे रहता है। ओवरऑल मैरिज के लिए इतना ज्यादा फायर कभी कभी नुकसानदायक भी हमारे लिए हो जाता है, एग्रेशन बढ़ जाएगा। तो अगर हम सेकेंड हाउस को देखें, रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल बॉन्ड रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न राशि नवमांश के दूसरे घर में उदय हो रही है। अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती हैं, स्पेस देती हैं रिलेशनशिप में, स्पाउस को भी स्पेस देती हैं, बट उसी प्रकार से इंटरफेरेंस ना ही ज्यादा करना पसंद करती हैं और ना ही इनके लाइफ में ज्यादा इंटरफेरेंस हो स्पाउस की तरफ से। वो इन्हें कोई बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना कि बहुत अलाउड नहीं करती है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है उस प्रोस्पेक्ट में। तो रिलेशनशिप जब भी हम बात करें, अगर प्रैक्टिकल बॉन्ड पे रहे, तो वो एक एवरेज रिलेशन काउंट होता है, क्योंकि रिलेशनशिप का आधार इमोशंस ज्यादा है। यहाँ पर हमें थोड़ी प्रैक्टिकलिटी मिलती है। लग्न को भी हमने स्टडी किया, वहां पर भी थोड़े प्रिंसिपल्स और सिद्धांत ज्यादा नजर आए। फायरी राशि थी, सूर्य भी लगन में उदय हो रहे थे, तो एक अलग सा तेज है इनमें। तो उसी प्रकार से रिलेशनशिप में बॉन्ड के प्रोस्पेक्ट से हमें थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी मिलती है। थर्ड हाउस की अगर बात करें तो वहां पर शनिदेव विराजमान है। अब शनिदेव की प्लेसमेंट इस रिलेशनशिप में लंबे समय के लिए एफर्ट्स करवाएगी, और ऐसा ही हुआ। इसका मेन रीजन है कि कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिवनेस बहुत स्लो है इनकी साइड से। एकदम इनके दिल में क्या है, ये बहुत क्लियरली अपने स्पाउस को नहीं बोलती हैं। ज्यादा एक्सप्रेसिव ना होने से आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत धीमा धीमा एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट पे जाता है। हम सब जानते हैं कि अगर आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप करना है, तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। आप एक्सप्रेसिव होके ही एक रिलेशनशिप को अच्छा चला सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सैटर्न की होने की वजह से हमें ऐसा नहीं दिखता। तो इसी रीजन से इन्हें काफी लंबे समय तक एफर्ट्स डालने पड़े, ताकि इनकी रिलेशनशिप में एक अच्छी सस्टेनेंस आ सके। फोर्थ हाउस मैरिज के कंफर्ट्स को बताता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, रिलेशनशिप में कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं है।
देखा जाए तो नेटिव के खुद के सिद्धांत हैं, खुद की प्रैक्टिकलिटी है। एक्सप्रेसिव भी वो खुद कम है बिकॉज ऑफ दीज प्लेसमेंट्स, जो उन्हें प्लेसमेंट मिली। तो अगर मैं इन शॉर्ट देखूं तो कंफर्ट जोन में, मैरिज रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम नेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और सोचें तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने इस रिलेशनशिप में सैक्रिफाइस किया है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप एक सुखी रिलेशन कहला सकते हैं हम, एक सुख की कगार पे है। तो उसमें इनका सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, ऐसा इन्हें लगता है जब ये ज्यादा डीप सोचती हैं। ओवरऑल कंफर्ट जोन की वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिफ्थ हाउस को अगर हम देखें तो चंद्रमा आ रहे हैं जो कि एक अच्छे प्लैनेट हैं, बट चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट और एरीज राशि में इनकी प्लेसमेंट, तो जो स्पार्क है वो बहुत इनस्टेबल है, एक सार नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स हैं। सुबह बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छी बातचीत, दोपहर, शाम तो छोड़िए, दोपहर तक की रिलेशनशिप एक कोई दूसरा मोड़ ले जाए पता भी नहीं लगेगा। हाइपरनेस ज्यादा है, इंपल्सिवनेस ज्यादा है। और मैरिज के अंदर या फिर अगर आप रिलेशनशिप में रोमांस और स्पार्क की बात करें तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा बेहतर काम करती है। इतनी हाइपरनेस, इंपल्सिवनेस, डोमिनेशन या फ्रीक्वेंट चेंजेस बहुत फेवरेबल नहीं होती हैं। बट बहुत फिर भी चंद्रमा है तो बहुत बुरा नहीं है। बट यहां पर चंद्रमा अष्टम के मालिक है, ये एक थोड़ा सा दिक्कत का विषय है। ऑलरेडी केतु लग्न में आने से कहीं ना कहीं हम नेटिव के व्यक्तित्व में एक लो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, स्पाउस के साथ बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत आत्मविश्वास नहीं है। और केतु मतलब हिडन। और यहाँ पर पंचम घर में जब हम रोमांस की या स्पार्क की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ वो कैसा रहते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो वहां पर अष्टम के मालिक आ गए, तो ये थोड़ा सा दिक्कत का विषय डेफिनेटली है। सिक्स्थ हाउस, अगर हम सिक्स्थ हाउस की बात करें तो यहां पर टॉरस राशि उदय हो रही है। एक नॉन फ्लेक्सिबल राशि है, फिक्स्ड राशि है। इसका साइन थोड़ा सा अगर हम याद करें तो टॉरस मतलब बुल, तो कहीं ना कहीं इनमें विवाद तो रहते हैं, ओपिनियन डिफरेंसेस भी रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कम है, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और ज्यादातर इसका रीजन फाइनेंस मैटर रहता है। ये एज वेल एज इनके स्पाउस, ये फाइनेंस के अंदर थोड़े से एक दूसरे को लेकर फ्लेक्सिबल कम है। और वो बात कब वर्बल फाइट्स में बदल जाती है, आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है, वो इन्हें भी नहीं पता लगता। और जैसा मैंने बोला, अगर हम छठे का लॉर्ड देखें तो वो कहीं ना कहीं से 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो एंड में सुलह हो जाती है। बट इस वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर काफी ज्यादा कुछ बोला जाता है जो शायद एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को अराइज कर देता है, हर्ट कर देता है एक दूसरे को। यहां पर एक थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बोलने के समय कंट्रोल नहीं रख पाते। सेवेंथ हाउस, अगर हम सेवेंथ हाउस की बात करें तो इनके स्पाउस स्किलफुल हैं, डेफिनेटली स्किलफुल हैं, काफी स्किल्स हैं उनमें, कम्युनिकेशन में बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सोसाइटी में अपनी इमेज को बहुत अच्छा बना के चलते हैं, सोशलाइज्ड हैं, थोड़ा सा इंक्लाइंड है सुख सुविधाओं की तरफ। बट अगर हम नेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्हें लगता है कि एट टाइम्स इन्हें ऐसा भी लगता है कि इनके जो स्पाउस है ना वो थोड़े से मतलबी हैं, थोड़े से ग्रीडी हैं, अप्स एंड डाउन्स काफी रहता है उनके मूड के अंदर, हाइपर ज्यादा रहते हैं। अब ऑलरेडी उनकी एक नेचर है, वो चुप नहीं रह सकते, उनको डिबेट में हराना लगभग नामुमकिन है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर इनकी कोई आर्ग्यूमेंट होगी तो ऑब्वियसली वो चुप नहीं रहेंगे, तो इन्हें वो थोड़ी सी उनकी नेचर के अंदर प्रॉब्लम डेफिनेटली लगती है। अगर हम 8th हाउस की बात करें तो इनका रिलेशनशिप अपने इन लॉज के साथ बहुत स्टेबल नहीं है। बट ये कह सकते हैं ना कि दिल
नहीं मिलता बहुत ज्यादा विद द इन-लॉज, बट ये कभी भी कुछ आर्ग्यूमेंट या मुंह से नहीं बोलेंगी, म्यूटेबल साइन है, दिल में ही रखेंगी, बट एक होता है ना कि बाय हार्ट आप किसी के साथ आपका दिल मिल जाता है, आपकी एग्रीमेंट है, तो वैसा इनका इन-लॉज के साथ नहीं रहने वाला। और जो हम बात करते आ रहे हैं इस चार्ट में, 8th का लॉर्ड 5th में जाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीक्रेट की तरफ, मैरिज में कुछ सीक्रेट की तरफ डेफिनेटली इशारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहा है। लगन, 5th हाउस, 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट। बट एज फार अगर हम रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी की बात करें, तो यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं मिल रही, ये रिलेशनशिप रहने वाला है इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हमने बोला, सीक्रेसी है, सिद्धांत है, या जो भी थोड़ी बहुत हमने दिक्कत देखी, एफर्ट्स भी डाले, शुरुआती तौर पे ठीक ठाक एफर्ट्स डाले टू सस्टेन द मैरिज, बट फिर भी रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी है। 9th हाउस, अगर हम 9th हाउस की बात करते हैं तो इस रिलेशनशिप के साथ डेफिनेटली फॉर्च्यून जुड़े हैं, पक्का फॉर्च्यून तो पक्का है इस रिलेशनशिप में। गुरु की ब्लेसिंग्स हैं, जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं, जो कि लगन का लॉर्ड भी है इस चार्ट का, D9 के अंदर। तो ये रिलेशनशिप फॉर्चुनेट तो है, बट जुपिटर आने से एक ये भी फैक्टर ऐड ऑन होता है कि जो नेटिव हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है एफर्ट्स डालने में इस रिलेशनशिप में, भगवान भरोसे रिलेशनशिप को छोड़ दिया, ऑल माइटी विल टेक केयर। इनका एक तो पहले भी थोड़ा ध्यान एजुकेशन की तरफ हायर था, बट मैरिज के बाद इनकी इंक्लिनेशन ज्यादा होने वाली है टुवर्ड्स हायर लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, इस तरफ इनका ध्यान थोड़ा सा ज्यादा बढ़ने वाला है, और ऐसा ही हुआ, ज्यादा बढ़ा। और उतना इंटरेस्ट मैरिज में नहीं रहा, वहां पर कहीं ना कहीं उनके उतने एफर्ट्स नहीं देखे गए, बट फिर भी भाग्य है इस रिलेशनशिप में। और एक चीज बहुत प्रोमिनेंट ये है कि लगन का लॉर्ड 9th में आने से स्पाउस के भाग्य में एक उदय होगा शादी के बाद, उन्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेन्स होंगे, आगे समझेंगे इसका एक कॉम्बिनेशन और इस बात को अच्छे से स्पेसिफाई करता है। 10th हाउस, 10th हाउस में वर्गो राशि उदय हो रही है, उसका लॉर्ड अपने से दूसरे यानी कि 11वें भाव में है। मैरिज रिलेशन इनका जैसा भी हमने डिस्कस किया, ये सिर्फ इनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार जान सकते हैं, या फिर हम जो इनकी कुंडली पढ़ रहे हैं। सोसाइटी में, पब्लिक इमेज में ये रिलेशनशिप को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चलाते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड वे में इन्होंने अपना रिलेशन मेंटेन कर रखा है। इन फ्रंट ऑफ पीपल ये कोई नहीं कह सकता कि इनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है। और सबसे अच्छी बात कि नेटिव खुद भी एज अ वाइफ जो इनकी ड्यूटीज हैं वो ये पूरा फुलफिल करती हैं। ड्यूटीज में इनके कोई ऑल्टरेशंस या वो वाला प्रोस्पेक्ट नहीं है। जो हमने 9th हाउस की बात करी कि ये इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने के, वो पर्सनल बॉन्ड की बात है। बट अगर एज अ वाइफ जो इनकी ड्यूटीज है वो ये पूरा करती है, ड्यूटीज में कोई कमी नहीं है। 11th हाउस, अब हम 11th हाउस को देखें तो ऑलरेडी 7th का लॉर्ड 11th में आ रहा है। इनके स्पाउस को डेफिनेटली गेन्स हुआ शादी के बाद। स्पाउस थोड़े से सोशल भी हैं, कम्युनिटी वाइज थोड़े एक्टिव भी ज्यादा रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में और उसमें थोड़ा एक्टिव रहते हैं। हालांकि रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बट इन्होंने एक सेपरेट लाइफ रख रखी है, कम्युनिटी की, फैमिली की अलग, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं। बट जो इनके बहुत करीबी फ्रेंड्स होंगे उन्हें डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे कि हम थोड़ा प्रैक्टिकल रिलेशन ज्यादा है रादर देन इमोशनल। 12वें घर को देखें तो जितने भी हमने अगर छठे भाव से कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स या फिर विचार भेद देखे, बट 12वां घर सेपरेशन नहीं बताता। 8वीं नंबर राशि है, पास्ट लाइफ कर्मास की है। तो इस केस में नेटिव को एक सलाह दी जाती है कि वो अगर जो हमने ये रिलेशनशिप मैरिज में सीक्रेसी पकड़ी उसको अगर कंट्रोल ना किया गया तो ये एक कार्मिक डेट हो जाता है, ये स्कैंडल भी क्रिएट कर सकती है।
और नेटिव खुद से भी स्पाउस से बहुत ज्यादा कोई गिफ्ट्स या एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट नहीं करती हैं, जो कि एक अच्छा है, क्योंकि वो इन्हें बहुत ज्यादा मिलने भी नहीं वाला। बट हाँ, क्योंकि हमने पहले भी देखा 6th हाउस में कि जो इनके क्लैशेस का रीजन था, उसमें एक बहुत मेजर रीजन फाइनेंस आता है। अब अगर ये रिलेशनशिप को अगर ये फाइनेंस प्रोस्पेक्ट से, एक्सपेंस प्रोस्पेक्ट से अगर ये चाहती हैं कि इनका स्पाउस इनके ऊपर खर्चा करे, तो इन्हें थोड़ा सा उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। उन्हें अपनी जरूरत को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। बट वहां पर ये थोड़ा सा लैक करेंगी। वो हमने देखा 3rd हाउस एक्सप्रेसिवनेस में सैटर्न आ गया, एक्सप्रेसिवनेस स्लो हो गई। लगन ऑलरेडी प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों से रूल्ड है, फायरी है, सूर्य है। वो इन्हें ऐसा लगेगा कि अगर मैं ज्यादा एक्सप्लेन या अपनी मजबूरी बता रही हूं, तो वो एक झुकने वाली बात हो जाएगी, तो वो ये कर नहीं पाएंगी। इनके स्पाउस इन पे कभी एक्सपेंस ज्यादा करेंगे नहीं, तो ये थोड़ा सा एक डिससेटिस्फैक्शन का मैटर रहेगा। और इस प्रकार से हम 12 भावों को D9 में पढ़ेंगे। Please subscribe, like and share.